गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि हमने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2018 का पेपर के 102 क्वेश्चन सोल्व किए थे, उम्मीद है आपने वो सारे क्वेश्चन देखे होंगे और आपको सही भी लगे होंगे। और कहीं कमियां रही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 103 से। ठीक है, हम वही आपको चीज़ें बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आती है। ठीक है, और आगे भी आएगी। ठीक है, और जो चीज़ें कभी नहीं आएंगी आगे, हम उस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कंटेंट में आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास कर रहे हो तो ही देखे, अन्यथा नहीं देखे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम 103 नंबर क्वेश्चन से। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। एकदम सही बात है, ये नहीं का पूछ रहा है। ठीक है, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। ठीक है, अगला क्या है, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। ठीक है, होता है, सही बात है। अगला ऑप्शन क्या है, मंबट ने शब्द के लिए शक्ति, नहीं ये गलत है। ठीक है, और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया, ये गलत है। तो इसमें क्या होगा, मम्मट ने शब्द के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, विश्वनाथ ने शक्ति का। ठीक है, मम्मट ने तो किसके लिए शब्द शक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, व्यापार। विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का। ठीक है, ये इसका सही हो गया, ये जस्ट इसका उल्टा दे दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं, प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से ध्यान रखें, बार बार घूम फिर के यही आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिकर ही दिग्गज डोलमही गिरिलोल सागर खर बरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मणि, नाग किन्नर दुख डरे, कट कट ही मरकट विकट बट, वही कोटि कोटि दावी, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावी। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा काव्य गुण है। तो काव्य गुण किस में कौन सा होता है, वो विशेषता हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है, तो हम यहाँ बात करेंगे नहीं, क्योंकि बाकी हम जो विस्तृत वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है काव्य गुण कौन सा। देखो, जहाँ कटु वर्ण आते हैं ना, जो सुनने में कड़वा लगे, ये कट कट ही मरकट विकट बट जो भी है, तो इसमें कौन सा गुण है, ओज काव्य गुण है। कौन सा है, ओज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ओज गुण में रीति कौन सी होती है, तो गोड़ी रीति होती है। ध्यान रखना, कौन सी रीति, गोड़ी रीति। ठीक है, प्रसाद गुण में रीति पूछ ले तो इसमें पांचाली रीति होती है। कौन सी होती है, पांचाली। ठीक है, और माधुरी में वेदर्भी। ये देखो क्वेश्चन इस बार आया था सेकंड ग्रेड में, अब की बार वापस ये वेदर्भी को शायद ओज में दे दिया था, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ये आपको पता हो तो ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। प्रसाद पैसे पांचाली, ओज यानी ओज में घोड़ी, ओ गो, ऐसे ध्यान रखना, ओ गो। ठीक है, माधुरी में देखो ये रहे हैं और ये रहे वेदर्भी वाला, इससे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी चोर, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वह होता है जहाँ वहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, दर उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ये दई नई ये रीति, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें असंगति अलंकार है। कौन सा, असंगति अलंकार है। ठीक है, असंगति अलंकार। देखो, जहाँ चीज़ें समझानी होगी वो हम समझा के बात करेंगे। ठीक है, वैसे अलंकार वगैरह हम पूरे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। मैंने बात की थी पहले कि 5 एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कुंडल या छंद सोरठा और रोला के मेल से बना है, तो यही गलत है। कुंडलिया दोहा और रोला के मेल से बना है। किससे बना है, कुंडलिया दोहा प्लस रोला के मेल से बना है, पहले ही गलत है। अगर ये होता इसमें तो सही हो जाता। आगे देखते हैं हम, तो रोला और उलाला के मेल से कौन सा बनता है, बताओ मुझे भाई। दोहा और रोला से तो बन जाएगा कुंडलिया, तो रोला और उलाला के मेल से छप्पे चंद बनता है। कौन सा, रोला प्लस उलाला के मेल से कौन सा बनता है, छप्पे चंद। ठीक है, ये हो गया छप्पे चंद। अगला ऑप्शन देखते हैं, बाकी इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, दो छंद में विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा होती है। सही बात है। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा है, अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक है, और द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं,
तथा नब बरो नब्बर का क्रम होता है, ठीक है। नगण बगण बगण रगण का क्रम होता है, ठीक है। अगला है गीति का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है, सही बात है। 14 बराबर यति होती है। ये जो कथन सही दे रखे हैं ना, ये बार बार घुमा फिरा के वापस आते हैं, तो ये चीज़ भी आप साथ में ध्यान रखें। ये गलत है, तो इसमें हमने कौन सा देखा था, दो और रोला लगा ले तो सही हो जाता है। चारों कथन आप ध्यान रख लेता हूँ तो आपका क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी सही हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखो आप, छंद बार बार पूछते हैं कि सममात्रिक कौन सा है, अर्ध सममात्रिक कौन सा है, विषम मात्रिक कौन सा है। तो सममात्रिक छंद में देखो कौन कौन से आते हैं। सममात्रिक इसमें आते हैं, देखो आप, एक तो आता है चौपाई, जो सिलेबस में उसकी बात करेंगे, ठीक है। चौपाई सममात्रिक है, इसमें 16 मात्रा होती है और 2 गुरु होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुरु अंत में, ठीक। चौपाई होगी, एक रोला, चौपाई रोला, ये भी सममात्रिक है। इसमें 24 मात्रा होती है एक चरण में, ठीक है। 11 13 पे यति भी होती है कहीं कहीं, ठीक है। चौपाई रोला, फिर कौन सा सममात्रिक, अगला गीतिका, ये हो गया गीतिका। इसमें क्या होता है, 26 मात्राएं होती है और 14 12 पे यति होती है, 14 12 पे, ठीक है। चौपाई रोला गीतिका, अब हो गया हरि गीतिका, हरि गीतिका, ये सारे सममात्रिक। इसमें क्या होता है, 28 मात्रा होती है और 16 12 पे यति होती है, ठीक है। देखो ध्यान रखो, सममात्रिक में चौपाई रोला गीतिका हरि गीतिका, चौपाई रोला गीतिका हरि गीतिका, इन सब में सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, अगर आप, मैं चार्ट बता रहा हूँ, अगर आप याद कर लेते हो तो आपका छंद का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मात्राएं कैसे लगानी हम विस्तृत में बात कर लेंगे बाद में, ठीक है। अर्ध सममात्रिक में एक तो दोहा है, इसमें क्या होती है, 13 11 होता है, ठीक है। और दोहा के बाद में एक सोरठा, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लें। सोरठा में क्या होता है, 11 13 बेइज्जती होती है, ये भी अर्थ सम्मात्रिक है, ठीक है। दोहा सोरठा और एक उलाला, उलाला, ठीक है। ये भी अर्थ सम्मात्रिक छंद है, इसमें 15 13 बेइज्जती होती है, 15 13 बेइज्जती होती है, ठीक है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, दोहा का उल्टा सम्मात्रिक छंद कौन सा है, सम्मात्रिक, ठीक है। दोहा का उल्टा अर्थ सम्मात्रिक तो सोरठा है, दोहा का उल्टा, और दोहा का उल्टा सम्मात्रिक पूछ ले तो कौन सा है बताओ। मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले, रोला, उसमें भी 24 मात्रा होती है ना, रोला। ये हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं अगर ऐसा आ जाए तो, वैसे ऐसे पूछेगी नहीं आरबीसी, आरबीसी टूचे से क्वेश्चन पूछती है, आपको बताइए, ठीक है। अब हम देखते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक कौन कौन से हैं, विषम मात्रिक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में मत लेना, क्योंकि आप पूरा कंटेंट पढ़ोगे फिर ये सारांश ही निकलेगा, ठीक है। तो मैं पहले ही सारांश आपको बता रहा हूँ, और इस बार ये मैं एग्जाम से के शुरुआत में ये चीज़ें बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कई बार तो क्या होता है कि हम एग्जाम का लास्ट टाइम पेपर देखते हैं, नहीं इस बार पहले देखो आप, ठीक है। एक तो विषम मात्रिक में एक कुंडलिया है, कौन सा है, कुंडलिया, हो गया कुंडलिया। इसमें ये है ना, दोहा और किससे मेल से बनता है, दोहा और रोला के मेल से बनता है, हमने पहले बात की थी, ठीक है। और एक हो गया छप्पे, ये भी क्या है, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक कौन कौन से है, कुंडलिया और छप्पे, ये किससे बनता है, रोला और उलाला का मेल से, रोला प्लस उलाला के मेल से, ठीक है। अब वर्णिक छंद कौन कौन से जो पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं उसकी बात करें। एक द्रुत विलंबित है, इसका ऑप्शन में भी था ना, द्रुत विलंबित, ये भी ये क्या है, वर्णिक छंद है, द्रुत विलंबित, ठीक है। इसमें क्या है, 12 वर्ण होते हैं और नब्बर ये क्रमश रहते हैं, नगण बगण बगण रगण, ये क्या है, हम छंद पढ़ेंगे तब विस्तृत बात करेंगे इसकी, ठीक है। ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है। उससे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, भाई विद्वान ही बनना है तो आप वीडियो देखना छोड़ सकते हो, ठीक है। ये द्रुत विलंबित है ना, ये गणबद्ध छंद है, कैसा है, गणबद्ध, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, गणबद्ध, ठीक। और एक और देख लेते हैं कवित, जिसे मनहरण कवित भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 16 15 पे यति होती है, 16 15 पे यति होती है, ठीक है। ये गण मुक्तक है, ठीक है, ये गण मुक्तक छंद है, कौन सा, कवित या मनहरण कवित, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे लग ही रहे होंगे। अगर आपको भाई ऐसे चाहिए गा गा के या कुछ, तो वो चीज़ तो यहाँ नहीं मिलेगी, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 100%। अगर ये सारणी आपने देख ली तो छंद इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, काव्य शास्त्र शुरू हो गया, छंद अभी आ गया रस। अगला क्वेश्चन क्या है, रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, सही बात है। रस लौकिक आनंद प्रदान करता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। रस अलौकिक आनंद प्रदान करता है, कैसा आनंद, अलौकिक आनंद प्रदान करता है रस, लौकिक आनंद प्रदान नहीं करता।
ठीक है। रस ब्रह्मा ब्रह्म स्वाद सोदर है, ये बात भी सही है। रस सौ प्रकाशानंद है। ठीक है, ये चार पंक्तियां आप ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में अगर वापस भी पूछा जाए ना तो यहीं से आएगा। और एक दो हम और देख लेंगे अभी। रस वेदांत इस पर शून्य है। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। रस अलौकिक आनंद प्रदान करता है। इधर अलौकिक होता है ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन इन्होंने लौकिक लिख दिया तो गलत हो गया। रस क्या है? सौ प्रकाशानंद है। ठीक है, और क्या है? रस आस्वाद्य रूप है। क्या है? रस आस्वाद रूप है। क्या है? आस्वाद रूप है। रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं, आस्वाद्य नहीं। ठीक है, आस्वाद रूप है रस, ये ध्यान रखना। और क्या है? रस अखंड है। क्या है? रस अखंड है। ठीक है, रस चिन्ह में है। क्या है? रस चिन्ह में है। मेरी वाणी पे आप ध्यान रखना, क्योंकि कई चीजें कई बार चीजें सही नहीं लिखी जाती है, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। रस चिन्ह में है यानी ज्ञान स्वरूप है। रस क्या है? ज्ञान स्वरूप। ये चीजें आप ध्यान रख लेना, ऐसे ही भले रट लेना, आपको समझ में नहीं है ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रस लोकोत्तर चमत्कार है। रस क्या है? रस लोकोत्तर चमत्कार है। क्या है? लोकोत्तर चमत्कार है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। और क्या है? रस की उत्पत्ति से सत्वगुण, कौन सा गुण? सत्वगुण। रस की उत्पत्ति किससे होती है? सत्वगुण उद्रेक से होती है। ठीक है, सत्वगुण उद्रेक से होती है। अगर ये चीजें आप ध्यान रखोगे ना, आने वाला क्वेश्चन आपसे कितना ही हार्ड पूछेगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखो वापस सुन लो आप। रस वेदांत इस पर सुनिए। रस ब्रह्म स्वाद सोदर है। रस अलौकिक आनंद प्रदान करता है। रस सौ प्रकाश आनंद है। रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं, ध्यान रखना। रस अखंड है। रस चिन्ह में है। और क्या है? रस लोकोत्तर चमत्कार है। रस की उत्पत्ति सत्वगुण उद्रेक से होती है। ठीक है, अगर ये कथन आप याद रख लोगे इतने तो आपका काम हो जाएगा विथ गारंटी। ठीक है ना, 100%। इन्हें हार्ड क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो देखो इसमें कौन कौन सा नहीं है? व्यवरणीय है भी, सात्विक, प्रलय भी है, अश्रु भी है, लेकिन अपस्मार नहीं है। तो अपस्मार क्या है? अपस्मार संचारी भाव है। क्या अपस्मार? संचारी भाव है अपस्मार, जिसकी संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, सात्विक अनुभव 8 है। कौन कौन से है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो आप ये याद कर ले, हर बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 सात्विक अनुभव याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। स्तंभ, स्तंभ स्वेद रोमांच, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग, स्तंभ स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग। आगे कौन सा? कंप। आगे कौन सा? वेवर्णीय, वेवर्णीय। आगे कौन सा? अश्रु, फिर प्रलय। ये 8 सात्विक अनुभाव है। ठीक है, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग कंप वेवर्णीय अश्रु प्रलय। हमने पहले भी बात की थी, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बात कर रहे हैं। ये 7 अनुभाग आप रट लेना, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। आप भले रस की पूरी किताब पढ़ लेना, भाई क्वेश्चन तो यहीं से आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखीमात, चकित भई गदगद वचन वीक्षित दर्प पुलकात। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? ये तो आप देखते ही पता चल रहा है, इसमें अद्भुत रस है। ठीक है, अब मुझे आप बताना अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? कमेंट करके बताना आप, कितना याद है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। काव्य लक्षण एवं लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये देखो नहीं पे ध्यान रखना आप। शब्दार्थों सही तो काव्यम भामा की है, सही बात है। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ की है, सही है। तद 200 शब्दार्थों सगुणावलन कर दी पुण्य कॉपी, ये मम्मट की है। थोड़ी संस्कृत कमजोर है। ठीक है, ये मम्मट की है। और इधर तद 200 की जगह अद 200 आ जाए तो हेमचंद्र की होगी। इसकी हेमचंद्र की अद 200 आता है, हेमचंद्र। रावणियात प्रतिपादक शब्द काव्य दंडी, नहीं नहीं नहीं, ये दंडी की नहीं है। किसकी है? जगन्नाथ की है, जगन्नाथ की है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो दंडी की कौन सी है? दंडी की भी एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। शरीरम, क्या है? शरीरम तावदिष्टार्थ, शरीर में ताव आ गया। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। शरीर तावदिष्टार्थ, शरीर तावदिष्टार्थ वेक्षण पदावली, शरीर में ताव आ गया तो सुई दीर्घई दंड दिया, ऐसे ध्यान रखना ट्रिक। ठीक है, जैसे भी आपको याद रहे आप याद रख लेना। शरीर तावदिष्टार्थ वेक्षण पदावली दंडी की। अगला क्वेश्चन। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्य वेदेक्षणात्, जो भी है ये मत किसका, ये पूछ रहे हैं काव्य हेतु के विषय में। ठीक है, तो ये किसका है? बताओ बताओ। मम्मट का है, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी 2022 वाले में भी था ना। हो गया रेडी है तो। अब देखो, अब काव्य हेतु, काव्य हेतु दंडी ने अभ्यास को, काव्य हेतु क्या आपको ये तो पता है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्या है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य हेतु माने जाते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या है, किसी ने तो प्रतिभा को माना, किसी ने इसको माना, किसी ने इसको माना, किसी ने तीनों को माना। ठीक है, तो दंडी ने किसे माना था, आप ध्यान रखना, दंडी ने अभ्यास को प्रमुखता दी। किसे, अभ्यास को प्रमुखता दी। ठीक है, और वामन का पूछ ले तो वामन ने तीनों को प्रमुखता दी, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और अब आगे आप देख लो कि भाई ये हेमचंद्र है, तो हेमचंद्र ने प्रतिभा को महत्व दिया। किसे, हेमचंद्र ने प्रतिभा को दिया। ठीक है, अब वापस देखो आप, मोमेंट का दिया कथन हो गया। ठीक है, वामन ने तीनों माने, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। दंडी ने खाली अभ्यास को प्रमुखता दी और हेमचंद्र ने प्रतिभा को महत्व दिया। और दंडी ने क्या कहा था कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा ही प्रतिभा परिष्कृत होती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा ही प्रतिभा क्या होती है, परिष्कृत। ठीक है, एक बटतोत कवि और थे जिनका कथन नेट में काफी बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखना, बटतोत। ठीक है, तो इनका एक कथन है, आप नव उनमें शालिनी बुद्धि, नव उनमें शालिनी बुद्धि को प्रतिभा कहा था बटतोत ने। नवोन्मेष शालिनी। ठीक है, आप सुन ले, याद हो जाएगा आपको। वैसे हम जब पूरा कंटेंट देखेंगे ना, तब एक एक चीज हम देख लेंगे, मेरे पास टाइप है सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्य यश, यश से अर्थ करते व्यवहार विधेय शिवेतर सत्य, संध्य पर निर्वर्त कांता समित समीप्त उपदेश युजे। काव्य प्रयोजन किस आचार्य का है, ये काव्य प्रयोजन पूछ रहा है। तो ये भी मोमेंट का, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था 2022 में। अब आप देख लो, ये दो क्वेश्चन आपको 4 नंबर आगे ले जाते हैं। अगर नए स्टूडेंट से ये गलत हुआ है, बाकी पुराने ने ये देखा तो उनसे ये क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, बमा, बमा के आंसर तो इसका ये है। ठीक है, बमा, बमा ने धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष पर बल दिया। फर्स्ट बार चतुर्वर्ग की बात किसने की थी, चतुर्वर्ग की बात बमा की थी काव्य प्रयोजन के विषय में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये है चतुर्वर्ग। और भरत मुनि, इसने इसने इनका भी कथन है, धर्म यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम। याद रखना, धर्म यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम, ये भरत मुनि का है। वामन, वामन ने भी काव्य परिजन दो माने थे, एक तो दृष्ट, एक क्या माना था, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट को इन्होंने प्रीति कहा था, क्या कहा था, प्रीति। और अदृष्ट को क्या कहा था इन्होंने, कीर्ति कहा था। क्या कहा था, कीर्ति। प्रीति क्या होता है, जिससे लौकिक फल की प्राप्ति होती है, और कीर्ति अलौकिक फल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ये ढंग से देखा है, प्रयोजन और हेतु। क्योंकि मैंने शॉर्ट शॉर्ट में चीजें बता दी, लेकिन हम पूरा सिलेबस करेंगे अच्छे से, आप चिंता नहीं करें। एक बार आप इन्हें देखें भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इससे क्या कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से बट नायक के सिद्धांत को इनमें से क्या कहा गया है। बट नायक, वे से बट नायक, वे से भुक्तिवाद। ठीक है, रस निष्पत्ति के बारे में। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका था, अभिनव गुप्त का। किसका था, अभिनव गुप्त का। ध्यान रखना, किसका, अभिनव गुप्त का। ठीक है, और अनुमतिवाद शंकु का था। किसका था, शंकु का। इन्होंने चित्ततरुण न्याय दिया था। ठीक है, उत्पत्तिवाद किसका था, भट्ट लोलट का। भट्ट लोलट का, इस पे भी हम पूरी बात करेंगे जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तब, भट्ट लोलट का। ठीक है, 100-150 पेज में आपका सारा कंटेंट हो जाएगा, ज़्यादा चिंता नहीं करें आप। ठीक है ना, बाकी गारंटी के साथ होगा। ठीक है ना, बाकी कोई गारंटी नहीं लेते, मैं लेता हूँ। देखो कुछ भी समझो आप, बाकी मेरी तो गारंटी है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और इन जो ये 4 आचार्य थे ना, इनके दर्शन भी आप ध्यान रख लो ना। कई बार पूछते हैं अभिनव गुप्त का, जैसे सो छोड़ो, हम इनको विस्तृत देखेंगे तब देखेंगे। ये 4 दर्शन है, मीमांसा, न्याय, सांख्य, शैव। क्या है, मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव। ठीक है, ये सांख्य और शैव। अब आप मुझे ये बताना, ये दर्शन किस किस ने दिए, ये आप पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए, बाकी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारणीकरण के संदर्भ में ये कहा गया भावोक्तम साधारणीकरण, ये किसने कहा था, किसने कहा था बताओ, भावोक्तम साधारणीकरण, ये भी भट्ट नायक ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी हम जब साधारणीकरण अच्छे से पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो, उससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्य आत्मा, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुद्धेरिय। इसमें तो आप ध्वनि से पता लगा के सीधे टिप्पा भी मारूंगा तो भी सही हो जाए, आनंदवर्धन, क्योंकि ध्वनि पे दो ने ज्यादा काम किया, अभिनव गुप्त और आनंदवर्धन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना। देखो वक्रोक्ति के भेद हमने 4-5 बार बता दिए हैं, क्योंकि जो भी हमने कला से लिए है सब में ये क्वेश्चन आया है, बार बार आया है, आगे भी और आएगा। वक्रोक्ति के सबसे पहले भेद तो 6 हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, पद प्रवाद वक्रता है, पद पूर्वार्ध है, वर्ण विन्यास है, प्रबंध वक्रता है, लेकिन कल्पना वक्रता नहीं है। 6 भेद कौन कौन से एक बार और सुन लो। देखो, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता,
पद, परार्थ वक्रता, ठीक है। और कौन सा वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता हो गए, और एक प्रबंध वक्रता, ठीक है। ये कुल मिला के वक्रोक्ति के 6 भेद है। अगर आप ये 6 भेद ही याद रखते हो, वक्रोक्ति सिद्धांत दिया किसने, ये याद रख लेते हो, तो भी आपके क्वेश्चन मैं बोलूँ आने वाले 2 एग्जाम में गलत नहीं होगा। कुंतक ने सिद्धांत दिया, वक्रोक्ति के 6 भेद है, प्रकार ये है, ठीक है। बाकी आप विश्वास करो ना करो, बाकी 2018 के 16 में शायद वक्रोक्ति था, वहाँ से लेकर 22 तक तो इनसे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। बाकी आप कितने विस्तृत पढ़ो, बाकी पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीमित चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें याद होती नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा वक्रोक्ति है क्या, तो इसके हिसाब से आप थोड़ा देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, अनुकरण का अभिप्राय भावपूर्वक अनुकरण से है, ना कि यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यगन से। सही बात है, सही है। अनुकरण में आदर्श तत्व का समावेश भी होगा, वह सुंदर व आनंदयी होगा, ठीक है। अगर अनुकरण में आदर्श तत्व का समावेश होगा तो वह क्या होगा, सुंदर और आनंदयी होगा, सही बात है। व्यष्टि से संबंध होते हुए भी वह समष्टिगत सत्य का प्रतिपादन करेगा, सही बात है। ये भी आगे क्या है, तो ये गलत है, सीधे देख लो। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं, अंतर बहुत है यार। अगर अंतर नहीं होता तो अलग सिद्धांत क्यों देते, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये 3 पंक्ति आप याद रख लेते हो ना, तो भी आपका अनुकरण का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर में आए हुए ऑप्शन है ना, अगर वो भी याद रख लेते हो तो आपके जो पाश्चात्य काव्य के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। लोंजेंस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरी इप्सुस है, सही बात है, सही बात है। 1652 में रचना की थी इस ग्रंथ की, इसमें 44 अध्याय है, कितने 44 अध्याय। अगला है, बाल्यहिता औदात्य का आवश्यक तत्व है, नहीं, आवश्यक तत्व नहीं है। बाल्यहिता है क्या है, बाधक तत्व, किसका है, बाधक तत्व है इसके औदात्य सिद्धांत का, बाल्यहिता, ठीक है। भावावेश की तीव्रता, भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है, सही बात है, ठीक है। और गरिमा में रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है, सही बात। देखो, औदात्य सिद्धांत किसने दिया था, लोंजेंस ने दिया था, उनकी पुस्तक पेरी इप्सुस है, ध्यान रखना। हम देखो शॉर्ट में बात करें, क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अगर पोलिटिक्स पूछ ले, पोलिटिक्स अरस्तु की है, ठीक है। और उदात्त सिद्धांत के प्रकार कितने बताए, 5 बताए इन्होंने, ठीक है। प्रथम 2 तो कौन से हैं, अंतरंग है, वो 2 प्रथम 3 तो अंतरंग है और अंतिम 2 नहीं, प्रथम 2 अंतरंग है और अंतिम 3 बाहरी पक्ष है, ठीक है, बहिरंग है, ये आप ध्यान रखना। अब कौन कौन से 5 प्रकार बताए जिसकी चर्चा हमने पिछले पेपर में की है, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखो, आप जितना रिवीजन करोगे ना उतना आपको याद होगा भाई, आप कमेंट करोगे तो आप लिखोगे, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहेगी तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मार्क्स अब हटा लिया लेकिन हम देख लेते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणा है, सही बात है। मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं, महत्व दिया यार, कैसे नहीं दिया, ये गलत है, ठीक है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में 2 वर्ग मानते हैं, एक तो शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते, सही बात है। अब मुझे ये बताओ, हिंदी की कौन सी विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी, ये आपने पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा, कमेंट जरूर करें आप, कमेंट करने से गिरा ही नहीं लगता, आपका रिवीजन ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शुरू हो गया ना। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है, क्या बताओ, निश्चयात्मकता या फिर ये नहीं, विकासशीलता। अभी विकसित हो रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी कविता छोड़ो, मनोविज्ञान के और बाकी क्वेश्चन बचे हुए हम कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।